हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जैसे कि हम लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वो चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। सॉरी, जेनेटिक्स का चैप्टर हम लोगों का ख़त्म हो चुका है। और आज का जो चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है यूनिट 7 का जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर हम बोर्ड के नज़रिए से देखें और कंपटीशन के नज़रिए से देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से बोर्ड में जो है 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस आराम से आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंट बेस आते हैं, जैसे जो जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सपेरिमेंट जो डिफरेंट साइंटिस्ट किए थे, और जीन रेगुलेशंस आ जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस श्योर है कि यहाँ से क्वेश्चंस 10 या 12 नंबर के आ जाते हैं। और अगर हम लोग नीट की बात करते हैं तो नीट में जो है, नीट को ले ले या किसी भी एग्जाम को ले ले, तो यहाँ से जो है क्वेश्चंस आराम से 8 या 10 नंबर के क्वेश्चंस आराम से यहाँ से पुटअप किए जाते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे हम लोग बेसिस से लेकर के हायर लेवल तक का पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो जीन क्या होता है, कैसे हम लोग किसी भी जीन का ट्रांसक्रिप्शन कैसे रेगुलेट करते हैं, ट्रांसलेशन कैसे रेगुलेट किया जाता है, और कैसे जो है ओपेरान मॉडल काम करता है, ट्रिप ओपेरान क्या होता है, लैक ओपेरान क्या होता है, ठीक है। तो और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल ही क्यों माना गया, इसके पीछे क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा, तो ये सारी चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर जो है थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये चैप्टर काफ़ी चीज़ें हम लोग को सिखा के जाएगा। और जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर हम लोग अच्छे से जो है जीन के बारे में या मॉलिक्यूलर बेसिस पे जो है डीएनए के बारे में अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, तो हमें इसका बेनिफिट जो है बहुत सारे जगहों पे, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का है, बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्पफुल रहेगा ये चीज़। तो इसमें स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ बातें करते हैं। जैसे एनसीईआरटी में जो दिया है, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले डीएनए की डिस्कवरी कैसे होती है और डीएनए का जो है एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले डीएनए की डिस्कवरी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद में फिर हम आएंगे डीएनए के स्ट्रक्चर पे। जब डीएनए की डिस्कवरी हो गई उसके बाद में जो है उसके स्ट्रक्चर की जो है एनालिसिस की गई थी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस से चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी जो डीएनए की है, उसमें कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो प्रूफ करने में कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल नॉट अ आरएनए। देखिए, अब इस चैप्टर में जैसे अगर हम बात करें तो इसका जो चैप्टर का जो इसका नाम है चैप्टर 6 है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, इस चैप्टर का ये चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, इसमें कुछ चीजें, जैसे एक टॉपिक इसमें पढ़ना है आरएनए वर्ल्ड। तो आरएनए वर्ल्ड को हम इसी जगह डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक्चुअली इसका काम क्या है, इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है। जैसे हमने जब लाइफ की ओरिजिन हो रही थी, जब इवोल्यूशन हो रहा था, तो उस समय क्या था कि किसी भी प्रकार का जेनेटिक मटेरियल और किसी भी प्रकार के मॉलिक्यूल्स का जो है बहुत ज़्यादा इन्वेंशन नहीं था। तो उस समय ये बताया गया कि जो मॉलिक्यूल, जैसे उस समय जो पहले लाइफ जो अर्थ पे अपीयर हुए थे उनमें जो है जैसे वायरसेस वगैरह थे। वायरसेस में क्या था वो देखा गया कि वैसे फर्स्ट प्रिमिटिव लाइफ जो ओरिजिन हुई थी वो तो आर्की बैक्टीरिया था, लेकिन जो वायरस थे, जब जेनेटिक मटेरियल की बात चर्चा हुई तो उस समय वायरस जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डोमिनेंट शो करते थे। तो वायरस के जो जेनेटिक मटेरियल था वो था एक्चुअली आरएनए। और उस समय ये प्रेडिक्ट किया गया, जस्ट हाइपोथेटिकली प्रेडिक्ट किया गया कि जो आरएनए है यही जो है जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता था, एज वेल एज ये कैटालिटिक एक्टिविटी का भी काम करता था, जिसके कारण वहां पे एक टर्म दिया गया राइबोजाइम। आपको याद होगा राइबोजाइम, जैसा कि एक काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में जो है मिलता है।
ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट वन, विच वन, दैट इज राइबोजाइम। ठीक, तो जब इवोल्यूशन हो रहा था तो उस समय जो है आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल माना गया, और आरएनए जेनेटिक मटेरियल का भी काम करता था एज वेल एज कैटालिटिक एक्टिविटी का भी काम करता था। जिसका जो कैटालिटिक एक्टिविटी का काम करता था उसको बोला गया राइबोजाइम। और जो आरएनए का जो पूरा उस समय जो है पूरा स्टडी हो रही थी, पूरा स्टडी पूरा बताया जा रहा था कि आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, दैट्स व्हाई कॉल्ड आरएनए वर्ल्ड। लेकिन फर्दर जो है कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि नहीं, जो भी कोई जेनेटिक मटेरियल होता है, जो भी कोई जिस मालिक्यूल्स की ज़्यादा वैल्यू होती है, उस मालिक्यूल्स के उस मालिक्यूल्स के कुछ फीचर होने चाहिए, तभी हम उसको कहेंगे कि हाँ ये जो चीज़ है, ये जो मालिक्यूल्स है, ये मालिक्यूल्स काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा सुटेबल है इसको जेनेटिक मटेरियल कहने के लिए। तो उसके अंदर कुछ फीचर जो बताया गया, वो फीचर जो है आरएनए के अंदर नहीं देखा गया। पहली चीज, आरएनए जो था सिंगल स्ट्रैंडेड था, ठीक है। और दूसरी चीज क्या था कि ये स्टेबल नहीं था। और ये पता है कि कोई भी सेल अगर अपनी लाइफ पूरा अपना सेल की लाइफ होती है, जैसे वो अपना लाइफ स्पेंड करता, तो उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल, अगर वो जेनेटिक मटेरियल ही स्टेबल नहीं रहेगा तो सेल की लाइफ का क्या चांस है कि वो ज्यादा टाइम तक स्टेबल रह सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे इस तरह से कुछ निगेटिव थॉट्स जो है उठने लगे, तो जिसके कारण बोला गया कि नहीं भाई, आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं माना जा सकता है। फिर उसके बाद में जो है बताया गया कि जो भी कोई मॉलिक्यूल्स अगर जेनेटिक मटेरियल हम मान रहे हैं, तो उसमें पहली चीज की स्टेबिलिटी होनी चाहिए, वो सेल्फ स्टेबल, वो स्टेबल होना चाहिए। दूसरी चीज ये होना चाहिए कि वो अपनी जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी मीन्स अपना जो नंबर ऑफ कॉपी है उसको मेंटेन करता है, वो अपनी कॉपी को जो है, अपना नंबर जो अपना एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन रखे, तब हम लोग कहेंगे कि नहीं, ये आरएनए जो है एक जेनेटिक मटेरियल की तरह शो कर रहा है। तो इसके रिफरेंस में देखिए, इसके रिफरेंस में कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना जो व्यू था, उस व्यू को जो है अपना देते गए, और फाइनली जैसे कोई भी अगर इन्वेंशन होता है, कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आती है, तो उसमें सबसे कुछ साइंटिस्ट जो है अपना ओपिनियन देते हैं, तो कुछ उसको मॉडिफाई करते हैं, कुछ मॉडिफाई करके नया अपना जो है ओपिनियन देते हैं। तो इसी प्रकार इसमें मॉडिफिकेशन होता गया, और फाइनली जो है एक फाइनल जो हर्शी-चेस का एक्सपेरिमेंट रहा 1952 में। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट डीएनए इज ए एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ से जो पहला एक्सपेरिमेंट जो किया गया वो 1928 में किया गया था। जो साइंटिस्ट थे फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे। देखिए, फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो साइंटिस्ट है, इनका अगर हम लोग इनकी बात करते हैं, तो इनके एक्सपेरिमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कुछ एक्सपेरिमेंट के इनके बारे में जानना जरूरी होता है कि इन्होंने एक्चुअली किस ऑर्गेनिज्म पे जो है अपना एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, वो स्ट्रेन लिए थे डिप्लोकोकस न्यूमोनी। इसका जो है इन्होंने क्या लिया था, स्ट्रेन लिया था, और इस स्ट्रेन में भी जो ऑर्गेनिज्म लिया था वो था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ठीक, इस ऑर्गेनिज्म को लेकर के इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब देखिए, इसमें इन्होंने 2 स्ट्रेन लिए थे। देखिए, आप पहले चीज इसके बारे में जान लीजिए क्या है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो होता है, ये वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे मैन हुए और माउस हुआ, तो इनमें क्या, ह्यूमन हुए, माउस हुआ, इसमें जो है न्यूमोनिया डिजीज कॉज करता है। इसकी जो 2 स्ट्रेन लिए गए, आप देखिए इसके स्ट्रेन क्या क्या थे। इसके जो 2 स्ट्रेन थे, वो स्ट्रेन का नाम था, एक था आर स्ट्रेन, दैट इज कॉल्ड रफ स्ट्रेन, अनदर वन इज यस स्ट्रेन, या स्मूथ स्ट्रेन, या साइनी स्ट्रेन बोलते हैं। अब देखिए, जो आर स्ट्रेन था, आर स्ट्रेन जो था नॉन इनकैप्सुलेटेड,
ठीक, और ये जो था इनकैप्सुलेटेड था। और देखिए जो या आर स्ट्रेन था ये नॉन वायरुलेंट था और ये जो था वायरुलेंट था। ठीक, मतलब ये डिजीज कॉजिंग था, ये नॉन डिजीज कॉजिंग था। ठीक, ये दो स्ट्रेन इन्होंने लिया था और इस स्ट्रेन को लेकर के इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड आर स्ट्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड एस। ये स्ट्रेन का नाम है आर और एस। ठीक है, जो थर्ड और सेकेंड स्ट्रेन है। ठीक है, तो ये जो है अपना इस तरह से इन्होंने आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन लिया। यस स्ट्रेन जो था वो एक कैप्सुलेटेड, इसको देखिए कैप्सूल, इसको कैप्सुलेटेड भी बोल सकते हैं हम लोग। ये आर इसको हम लोग कैप्सुलेटेड बोल सकते हैं, कहीं कहीं बुक में कैप्सुलेटेड दिया है और कहीं कहीं जो है कहीं कहीं नॉन इनकैप्सुलेटेड, और इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। इसमें कंफ्यूजन ना करिए। ठीक, अब देखिए जो कैप्सूल होता है इसका क्या मतलब है, क्या जरूरत, क्या इसमें जो है मेन बात है कि जो है यस स्ट्रेन कैप्सुलेटेड है तो ये पॉइजनस, ये वायरुलेंट है, और ये जो है नॉन वायरुलेंट है, इसमें कैप्सूल नहीं है। देखिए जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल बेसिकली बना है किसका, पॉलीसैकेराइड का। ठीक है, पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल बना है, और जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन में किसी भी प्रकार का कैप्सूल नहीं प्रेजेंट हो रहा है। अब इसका क्या लॉजिक है इसका कैप्सूल होने का, जो कैप्सूल अगर प्रेजेंट है तो ये क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब ये इंटर करता है तो मैक्रोफेजेस के द्वारा इजिली इंगल्फ नहीं किया जाता है, जिसके कारण जो है ये रैपिडली मल्टीप्लाई कर लेता है, बहुत ही जल्दी जो है मल्टीप्लाई करके, और ये अपना जो है जो इसका कैरेक्टर होता है ये अपना एक्सप्रेस करने लगता है और जल्दी से जो है कमांड बनाने लगता है सेल के ऊपर। और जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं, जो आर स्ट्रेन होता है, अगर आर स्ट्रेन टाइप का जो बैक्टीरिया से अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी जो कैप्सूल होते हैं, कैप्सूल में इसके ऊपर कैप्सूल तो है नहीं, जिसके कारण ये मैक्रोफेजेस से इजीली जो है इंगल्फ करके इसको डाइजेस्ट कर दिया जा सकता है। इसीलिए जो है आर स्ट्रेन का जो है एक्सप्रेशन या उसका जो है एक्सप्रेशन हो नहीं पाता, मल्टीप्लिकेशन हो नहीं पाता। दैट्स व्हाई दिस आर स्ट्रेन नॉट कॉजेज अ न्यूमोनिया। ठीक है, अब देखिए इसका इनका जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कैसे अलाइन किया था अपना, वो एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही जो है नीट में क्वेश्चंस और बोर्ड में क्वेश्चंस जो होते हैं इसी से पूछ देता है। देखिए इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इनका था, इन्होंने क्या किया कि माउस को लिया। जनरली माउस को, देखिए जो सब्जेक्ट होता है इसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं, जो सब्जेक्ट होता है उसको, माउस को इसलिए लिया जाता है क्योंकि माउस जो है इजीली अवेलेबल होते हैं और चीप होते हैं। एक्सपेरिमेंट, कोई भी साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट उसी भी ऑर्गेनिज्म पे परफॉर्म करता है जिस ऑर्गेनिज्म पे जो है उसकी अवेलेबिलिटी हो। ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर इस बार अगर एक एक्सपेरिमेंट हमें करना है, माउस की जगह हमने बंदर को कर दिया, बंदर पे एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब मंकी तो हमें इजीली अवेलेबल है नहीं, पता है सबको कि मंकी जो स्पीसीज है वो किस तरह से होती है, कितना भयावह होती है। तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है उसी सब्जेक्ट को प्रीफर करते हैं जो इजीली अवेलेबल हो और चीपेस्ट हो। ठीक है, तो जो पहला एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया कि आर सेकेंड स्ट्रेन लिया प्लस माउस को लिया। इसको जब इन्होंने इन्फेक्ट किया तो देखा कि माउस जो है क्या था, लाइव था, किसी भी प्रकार का उसमें करेक्टर उसमें जो है लक्षण दिख नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने बोला कि आर सेकेंड जो है स्ट्रेन ये नॉन डिजीज कॉजिंग है। और वैसे भी पता है कि नॉन कैप्सुलेटेड और नॉन पॉइजनस है। जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट इनका रहा, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि यस थर्ड को लिया प्लस माउस को जब इन्फेक्ट किया तो इन्होंने ये पाया कि ये जो है डाई कर जा रहा है। ठीक, अब उसके बाद में जो तीसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने लिया, तीसरा एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने किया उसमें क्या किया कि यस थर्ड को हीट कर दिया, हीट करके तब इसको जो है माउस में इंजेक्ट कराया गया। तब देखा गया कि जो है माउस क्या था, लाइव था। ठीक, अब फोर्थ जो एक्सपेरिमेंट था इनका, फोर्थ एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहा इनका। जैसे इन्होंने क्या किया कि आर सेकेंड लिया प्लस हीट
ऐसे किल्ड लिख सकते हैं, हिट किल्ड यस थर्ड लिया और प्लस माउस, इसको माउस में जो है इंसर्ट कराया। जब इंजेक्ट कराया माउस में तो देखा गया कि ये जो है माउस क्या था, डाई कर जाता है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या आता है, देखिए इसके पीछे लॉजिक हम लोग यही समझ सकते हैं कि कोई ऐसा जो है कुछ है जो इसके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए जो चीज इसमें समझ में इसमें जो इनका रिजल्ट जो निकल के आता है वो क्या आता है कि इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने एक्चुअली डीएनए नहीं बताया, इन्होंने क्या बताया कि कुछ मॉलिक्यूल्स, कोई मॉलिक्यूल्स ऐसा है जो आर सेकेंड जो है जो यस थर्ड, जैसे जो यस थर्ड डिजीज कॉजिंग है, जब यस थर्ड को हम लोग किल कर दे रहे हैं, हिट कर दे रहे हैं, तो इसकी जो वायरुलेंट जो इसका जो एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जा रहा है। तो आर सेकेंड जो है यस थर्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। यस थर्ड में कन्वर्ट होने का मतलब क्या हो रहा है, ये वायरुलेंट फॉर्म को एडॉप्ट कर ले रहा है, ठीक। तो उसकी एडॉप्ट करने के बाद माउस जो है यहाँ पे डाई कर जा रहा है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट फाइनल कैलकुलेशन ये रहा कि आर सेकेंड जो है, किसी आर सेकेंड का कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो यस थर्ड के फॉर्म को एडॉप्ट कर ले रहा है या वायरुलेंट फॉर्म को एडॉप्ट कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, माउस की डेथ हो रही है। तो इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट दिया, इनका जो रिजल्ट रहा वो रिजल्ट रहा ट्रांसफॉर्मेशन का। मतलब इन्होंने जो कहा, फाइनली इन्होंने ये कहा कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो ट्रांसफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में जो एक्सपेरिमेंट में अपने परफॉर्म किया था, उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन जो है उन्होंने क्या दिया था, तो वो ये था ट्रांसफॉर्मेशन। ये पूरे एक्सपेरिमेंट का की वर्ड है, ठीक। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये था कि जैसे इसको समझिए थोड़ा, देखिए इसको समझिए, नॉन वायरुलेंट से किसमें कन्वर्ट हो रहा था, वायरुलेंट में, ठीक। इसका ये फॉर्म था कि नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है, मतलब आर सेकेंड का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, यस थर्ड में। इसको बोले इन्होंने कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्म होकर के वायरुलेंट फॉर्म में बना दे रहा है। लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये नहीं कहा कि नहीं डीएनए ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। उसके बाद में 1944 में, ठीक है, 1944 में एक साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट थे, एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी। एवरी मैक्लियोड और मैकार्थी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि फाइनली इन्होंने जो ट्रांसफॉर्मेशन का लॉ जो उन्होंने दिया था ग्रिफिथ ने, इस एक्सपेरिमेंट को मॉडिफाई किया और इस एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिससे उन्होंने ये बता दिया कि नहीं, जो जेनेटिक मटेरियल जो भी कोई मॉलिक्यूल ग्रिफिथ ने बताया था कि कोई मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो एक्चुअली मॉलिक्यूल वो था डीएनए था। फिर बाद में जो है इसको बहुत ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिला बाय हर्सी और चेस के एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे अगले वीडियो में जो है हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा रहा मेन जो है इसका मेन सिनेरियो रहा इनका जो है ग्रिफिथ का। देखिए ग्रिफिथ का हम लोग क्या कंक्लूजन था, कंक्लूजन ये था कि इन्होंने बस खाली ट्रांसफॉर्मेशन का जो है कैरेक्टर दिया था, ट्रांसफॉर्मेशन का टर्म दिया था, ठीक है। तो आप देखिए इसमें ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम बहुत ही बेसिक से बहुत ही हाई लेवल तक लेके चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इससे रिगार्डिंग जो भी कोई क्वेश्चन आए, चाहे वो एग्जाम में आए, चाहे नीट में आए, चाहे कहीं कोई भी कंपटीशन आप दो, उस कंपटीशन में इजीली इस क्वेश्चन से जो है आप इसको क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सको, मेरी यही कोशिश रहेगी। आई होप कि वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है। और कोई भी अगर क्वेश्चन, कोई भी अगर क्वेरीज हो तो उसको कमेंट बॉक्स में डालें और उसको हम सोल्यूशन उसका हम देंगे। तो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक। ओके, थैंक यू।